हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ हनु। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील जेट 2022 के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि हमारा सैम्पल पेपर होने वाला है वो सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए होने वाला है। एंड हमारा सब्जेक्ट क्या है? सोम, दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड सिविल एंड मैकेनिकल वालों के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है एंड यहाँ पर जो टॉपिक होता है सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए सेम होता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है मेरी बातों पे तो आप कहीं भी सर्च कर लेना, कोई भी गेट या इन फ्यूचर में अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हो तो आपको पता लगेगा कि मैकेनिकल के जो टीचर हैं वो सोम पढ़ा रहे हैं या सिविल के टीचर हैं वो भी सोम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है। जो जो टॉपिक मैकेनिकल वालों को पढ़ना होता है सोम में, सिविल वालों को भी वही पढ़ना पड़ता है। सो आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि सिविल मैकेनिकल दोनों को पढ़ना है अगर आपने सोम पढ़ा होगा तो। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड मैकेनिकल की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल का क्लासेस भी कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगी, सिविल की क्लासेस चल रही है, आईओटी की क्लासेस भी चल रही है। सो जितने भी पीडीएफ या सैम्पल पेपर हैं सारे ब्रांचेस के टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हो। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। इसमें क्या बोल रहा है? यंग मॉडुलस। सो यंग मॉडुलस हम लोग डिनोट करते हैं ई से, आपको पता होगा ई मीन्स यंग मॉडुलस। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ। सो यंग मॉडुलस किसका रेशियो है? यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। ये जो साइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस और इसको बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दे रही हूँ। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है पी डिवाइडेड बाय ए। पी यानी रजिस्टिंग फोर्स यानी लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? छोड़ो, अभी स्ट्रेन का फॉर्मूला नहीं बताती हूँ मैं आपको। स्ट्रेन का फॉर्मूला मैं डायग्राम के साथ समझाऊंगी, ज़्यादा समझ में आएगा। सो यहाँ पर क्या हो गया? यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू एन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये गलत हो जाएगा। लैटरल स्ट्रेस टू द लैटरल स्ट्रेन, ये भी गलत हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये सही होगा। शियर स्ट्रेस गलत हो जाएगा। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसको बोलते हैं? अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर अगर लोड अप्लाइड होता है तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। देखो ये लेंथ है, इसको एल बोलते हैं ना, लेंथ। तो ये लेंथ के अलोंग में, लेंथ के अलोंग कहने का मतलब है, देखो हम लोग ऐसे डॉटेड 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 खींच दिए और ये लाइन भी ऐसे खींच दिए तो ये लेंथ के क्या है? अलोंग है ना। अब देखो लेंथ के अलोंग है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल लोड बोलेंगे या लॉन्गिट्यूडनल, अगर स्ट्रेस के टर्म में बोलना है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे, या स्ट्रेन के टर्म में बोलना है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। अब देखो अब हम लोग अब लैटरल किसको बोलते हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल आपको समझ में आ गया, अब लैटरल बताती हूँ मैं। सो लैटरल किसको बोलते हैं? देखो ये मैं 2D फिगर में आपको ट्राई करती हूँ बताने का। आई विल ट्राई टू 3D में, आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो ये बीम है, ठीक है। तो ये जो हमारा कौन सा स्ट्रेस हो गया? ये जो हमारा हो गया लैटरल लैटरल लोड, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल लोड लगा है। देखो लेंथ के अलोंग लगा है ना, ये लेंथ के अलोंग लगा है। अलोंग कहने का मतलब है उसी लाइन में लगा हुआ है। आप अपने लैंग्वेज में समझ सकते हो, उसी लाइन में, ठीक है। अब देखो लैटरल किसको बोलते हैं? लैटरल, ये देखो ये लेंथ की क्या है? परपेंडिकुलर है ना। देखो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये लेंथ है एल, और देखो लोड जो लगा है इसके परपेंडिकुलर लगा है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना। तो ये अलोंग परपेंडिकुलर टू दी लेंथ होगा तो ये लैटरल हो जाएगा, ठीक है।
नहीं तो अगर ऐसे भी लगता है इसको भी हम लोग लैटरल बोलते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेयर एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। इसमें लेयर के बारे में पूछ रहा है। ये जो लेयर बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, Na। तो इसमें बोला गया द लेयर एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम एज सोन इज फिगर विल बी। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, टेंशन, कंप्रेशन, नाइदर टेंशन और नाइदर कंप्रेशन, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी फोर्सेस नहीं लगती है। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, कोई भी फोर्सेस नहीं लगती है। एन ए पे कोई भी फोर्सेस नहीं लगती, यहाँ पर जीरो होता है। तो ये ना ही कंप्रेशन में होगा ना ही टेंशन में होगा। तो इसमें कोई भी फोर्सेस नहीं लगेगी, यानी नॉन ऑफ दीज होगा। ओके, यानी इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। सॉरी सी नंबर होगा, नॉन ऑफ दीज होगा, नाइदर टेंशन और नाइदर कंप्रेशन, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे ना ही कंप्रेशन फोर्सेस लगता है ना ही टेंशन फोर्सेस लगता है। मैं बोलना ये चाह रही थी। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला जो साइन है ये मैं बता दे रही हूँ क्या चीज़ का साइन है, ये मोमेंट का साइन है, एम। ये मोमेंट का साइन है। और ये कौन सा मोमेंट कर रहा है, तो ये बीम को क्या कर देगा, सैग कर देगा। सैग कहने का मतलब है ये आपका बीम है, देखो, और मैंने इस पे ऐसे मोमेंट लगा दिया। सोचो आप क्या कर रहे हो, अपने हाथों से सोचो, कोई ये लकड़ी है, इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे आपने फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाया तो समथिंग क्या हो जाएगा, ये वाला समथिंग कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, सैग हो गया। सैग कहने का मतलब है, देखो कुछ इस टाइप से बन गया ना, तो ये स्माइली फेस हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग द टेस्ट बाय। इसमें क्या बोल रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं, जब हम लोग डिवाइड करते हैं मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग द टेस्ट। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। सो एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये हो गया आपका लोड, अप्लाइड लोड, जो कि आपका हो गया अप्लाइड लोड। इसमें से ऑप्शन देखते हैं आप कौन कौन सा है। तो इसमें पहला है एरिया ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रैक्चर, ये गलत हो जाएगा, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज ए एंड बी मिनिमम, तो इसमें क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका बी होगा। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी मेंबर का निकालते हैं तो क्या होगा, लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, या जो उसका ओरिजिनल एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं इसको, MR। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन दी। देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो भी किसका पूछ रहा है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का। कंक्रीट बीम मतलब कंक्रीट किससे किससे मिलके बना होता है, कंक्रीट बना होता है। देखो जब हम लोग सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट मतलब गिट्टी, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, और इसमें वाटर को मिक्स करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, कंक्रीट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रेनफोर्स कंक्रीट। रेनफोर्स किसको बोलते हैं, स्टील। स्टील आप समझते होगे ना, स्टील, माइल्ड स्टील यानी सरिया। तो अगर हम लोग उसमें अगर हम लोग स्टील को मिला दे तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट होता है, ठीक है। एक बीम है, इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेस इन। तो इसमें क्या बोला है, देखो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या कैसे बैलेंस करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा कैसे बैलेंस होगा, तो इसमें बैलेंस रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, तो इसमें क्या होगा, स्टील भी है एंड कंक्रीट भी है। तो मोमेंट जो होगा वो रजिस्ट करेगा, स्टील भी रजिस्ट करेगा एंड कंक्रीट भी रजिस्ट करेगा। मेरे कहने का मतलब है, देखो इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ, ठीक है। कोई भी बीम है, ये बीम है और इसमें क्या कर दिया गया है,
यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप मान लो इस पे लोड लगा रहे हो, पी फोर्स अप्लाई कर दिया आपने, पी फोर्स यहाँ भी अप्लाई कर दिया, तो आपने पी फोर्स अप्लाई किया तो ये पी फोर्स जो है ये कंक्रीट भी लेगा और ये क्या लेगा, स्टील भी लेगा, ठीक है। तो पी फोर्स रजिस्ट कौन कौन कर रहा है, ये कंक्रीट भी कर रहा है, स्टील भी कर रहा है, तो इसलिए स्टील एंड कंक्रीट बोथ होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, मे बी आपको आपको एक क्या करना है, आपको एक बड़ा सा लकड़ी, ठीक है, कोई भी हैवी सा, एकदम हैवी सा आपको मटेरियल उठाना है, हैवी सा मटेरियल उठाना है। तो अगर आप एक एक अकेले उठाओगे तो आपके ऊपर क्या लोड ज़्यादा आएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी लगेगा उस चीज़ को उठाने में। मान लो आपको एक बड़ा सा कुछ पत्थर उठाना है, ठीक है, पत्थर को उठा के आपको कहीं पर ले जाना है, तो आप अकेले उठाओगे तो आपके ऊपर ज़्यादा लोड आएगा, ठीक है। वही आप अपने साथ एक और दोस्त को ले लोगे, ये मान लो एक बड़ा सा पत्थर उठाना है, आप इसको अकेले उठाओगे, अकेले अगर उठाते हो तो आपके ऊपर क्या आएगा, लोड बहुत ज़्यादा आएगा। वही आप अपने एक फ्रेंड को बोलोगे आओ मेरी हेल्प करो, तो एक साइड से आप पकड़ोगे, एक साइड से आपका दोस्त पकड़ेगा, थोड़ा सा क्या होगा, लोड कम आएगा, रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। वैसे यही कहना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस रेनफोर्स कंक्रीट बीम। देखो बैलेंस रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम कहने का मतलब ही है कि वो दोनों बैलेंस है, यानी दोनों बैलेंस है, यानी जो भी लोड आएगा वो स्टील भी रजिस्ट करेगा और कंक्रीट भी रजिस्ट करेगा, ठीक है, यानी दोनों मिलकर उठाएंगे। जैसे आप और आपका दोस्त दोनों मिलकर इस पत्थर को उठा रहे हैं तो ईजी हो रहा है, ईजी होगा तो आप ज़्यादा कैपेसिटी में उठा पाओगे एंड ज़्यादा देर तक भी उठा पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the property of material by virtue, देखो the property of material by virtue of it can be beaten और rolled into plates। देखो ऐसी एक मटेरियल है, एक मटेरियल है, सो इसमें क्या बोला गया है, ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम लोग इस मटेरियल को अगर पीट के एक क्या करें, रोल्ड सेक्शन में बना दे, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी देखो एग्जाम्पल देती हूँ, मैलिएबिलिटी को आप कैसे समझोगे, जैसे आप गोल्ड होता है, गोल्ड सोना, सो प्योर गोल्ड होता है, तो प्योर गोल्ड का कभी भी कोई भी या ज्वेलरी नहीं बनता है। उसमें क्या करता है, जो भी गोल्ड मैन होता है यानी सुनार जो होता है, स्वर्ण लोग उसमें क्या करते हैं, कुछ मिक्स करते हैं। 24 कैरेट गोल्ड का कभी भी कुछ ज्वेलरी नहीं बन सकता है, उसमें कुछ मिक्स होता है। तो गोल्ड कुछ इस टाइप्स का होता है, तो उसमें क्या करते हैं सुनार लोग, उसको पूरा पीट कर एकदम पतला कर देते हैं, पतला कर देते हैं लंबा तार में, तो उससे जो भी है रिंग वगैरह कुछ भी बनाया जा सकता है। तो वैसा ही है, इसमें बोला गया है द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, मटीरियल का प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, पीट कर रोल्ड सेक्शन यानी गोल सेक्शन में उसको चेंज कर सकते हैं, रोल्ड इनटू प्लेट, उसको प्लेट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कोई भी एक मटेरियल है, समथिंग इस टाइप का, कोई इस टाइप का मटेरियल है, ठीक है, और हमने इसको क्या किया, पूरा पीट कर एक इसको प्लेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस गोल टाइप का एक सेक्शन था, ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनना, गोल टाइप का कुछ मटेरियल था, ठीक है, इसको हमने क्या किया, पीट कर एक इस टाइप का प्लेट में कन्वर्ट कर दिया, प्लेट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर लिखा है ना रोल्ड इनटू प्लेट, प्लेट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो यहाँ पर दिया गया है, ये न्यूमेरिकल टाइप का है, तो अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ ग्रेजुअल वेरी लोड फ्रॉम जीरो एट बी एंड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट, देखो तो इसका मतलब क्या है, देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड कहने का मतलब क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोग कैसे समझते हैं, अगर आपको आता है तो ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब एक एक आपका रोलर होगा और एक आपका हिंज होगा, यहाँ समझो ये हिंज हो गया और ये आपका रोलर हो गया, रोलर मतलब रोल कर सकता है, तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग कैसे बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग उस बीम को बोलते हैं जब एक एंड पे, इसका ये एंड है ना,
एंड पॉइंट है ना, इस एक एंड पॉइंट पे हिंज हो और दूसरे एंड पॉइंट पे रोलर हो, तो उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम है। आप रोलर को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है। हिंज को आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन बोलेंगे हम लोग इसको सिंपली सपोर्टेड बीम ही। तो देखो, तो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम बोला गया है ग्रेजुअल विथ अ ग्रेजुअल वेरिंग लोड। ग्रेजुअल वेरिंग लोड कहने का मतलब है लाइक ये एक इस टाइप सा है, एक मिनट, इस टाइप का। देखो यहाँ पर लोड, यहाँ की लोड की इंटेंसिटी यहाँ पर 10 है, फिर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया 8, फिर यहाँ पर लगाया 6, यहाँ पर लगाया 5, यहाँ लगाया 4, यहाँ आते आते क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ 1 4 5 6 7 8 9, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ना, ये वैरी कर रहा है ना लोड। देखो लोड वैरी कर रहा है कि नहीं, 1 से लेके 10 तक आ गया, तो लोड वैरी कर रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिंग लोड। देखो धीरे धीरे लोड वैरी कर रहा है, 1 हुआ, फिर 2 आया, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये ग्रेजुअली क्या कर रहा है वैरी कर रहा है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिंग लोड। ओके। और दूसरे में क्या बोला है यहाँ पर 0 है एट बी। देखो बी पर जो लोड है ना वो 0 है, कहने का मतलब है देखो ए एंड बी सेक्शन है, जहाँ पर बी पे जो है लोड की इंटेंसिटी 0 है, मतलब बी पॉइंट पे कोई लोड लग ही नहीं रहा है। ओके, बी पॉइंट पे कोई भी लोड नहीं लग रहा है, लेकिन ए पॉइंट पे जो है ना लोड लग रहा है। ए पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लोड लग रहा है, लेकिन बी पे नहीं लग रहा है, यानी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 0 लगा तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगा, तो वहीं पर बोला गया है बी पॉइंट पे क्या है 0 है, एंड आपका जो लोड ए पॉइंट पे है वो डब्लू है, यहाँ पर लोड डब्लू है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ अ ग्रेजुअल वेरिंग लोड। देखो ग्रेजुअली वेरी कर रहा है लोड, 0 एट बी, बी पर 0 है, एट डब्लू पर यूनिट लेंथ एट ए पर क्या है आपका डब्लू है। तो यहाँ पर आपको शियर फोर्स पूछा है, शियर फोर्स एट बी, तो बी पर शियर फोर्स कितना आएगा। सो ये सब जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट बीच में कितना आता है, एंड पे कितना आता है, एंड इस एंड पे कितना आता है। तो इस एंड पे क्या होगा, इस एंड पे जो लोड आएगा वो WL/3, जहाँ पर लोड ज़ीरो होता है, ठीक है, लोड ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा WL/3। एंड जहाँ पर लोड मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब यहाँ पर लोड सबसे ज़्यादा है ना, W है, तो यहाँ पर क्या आएगा WL/6। ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसको आपको इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा हमेशा। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ए पॉइंट पे इतना होता है, बी पॉइंट पे इतना होता है। हम लोग बीच में भी कहीं निकाल सकते हैं, लेकिन बीच वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैच बीम इज़ यूज्ड। फैच बीम का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, फैच बीम का हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं ताकि वो स्ट्रेंथ जो होता है टेंशन एंड कंप्रेशन में सेम रहे, ठीक है, इक्वलाइज कर सके। सो अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। सो नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, वो नेक्स्ट वीडियो में आई विल सॉल्व। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। थैंक यू।